हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं विनय अपने ही यूट्यूब चैनल एफडब्ल्यू विनय सर पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे शब्द के बारे में जानेंगे जिसे अक्सर सुना तो जाता है लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं होता, और वो शब्द है एंग्लो इंडियन। ये एंग्लो इंडियन शब्द आप मोस्टली न्यूज़पेपर में या भारतीय संविधान में इसके वर्णन या संरक्षण के बारे में आपने सुना होगा, और प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस एंग्लो इंडियन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। तो आज हम उस एंग्लो इंडियन शब्द के बारे में जो कुछ हमने गलत अवधारणाएं सुनी हैं उनको क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप एंग्लो इंडियन वर्ड की बात करें तो एंग्लो इंडियन होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो याद रखेंगे एंग्लो इंडियन जो वर्ड है वो याद रखना, जिसका मतलब होता है एंग्लो स्टैंड फॉर ब्रिटिश और इंडियन स्टैंड फॉर भारत। याद रखेंगे एंग्लो का मतलब ब्रिटेन यानी ब्रिटिश से संबंधित है और भारत का मतलब इंडिया से संबंधित। ये जो शब्द है यानी इसका मतलब सीधा हो गया कि एंग्लो इंडियन क्या होता है, वो व्यक्ति या वो चीज जो ब्रिटिश और भारत दोनों से संबंध रखती हो। लेकिन ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में जो आया हुआ है या जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति संविधान के अकॉर्डिंग लोकसभा में मनोनीत करता है, वो कौन से व्यक्ति होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करें। तो मैं उससे चर्चा पर जाने से पहले आपको यह बता दूं कि एंग्लो इंडियन वर्ड पहले कब आया, और अगर इस वर्ड पे मैं बात करूं तो ये वर्ड सबसे पहले 1911 की जो सेंसस हुई थी यानी कि जनगणना हुई थी, उस जनगणना में पहली बार देखने को मिला था। क्या हुआ 1911 में जब जनगणना हुई तो भारत के व्यक्तियों की काउंटिंग जारी थी, और उस टाइम पर हमारे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, और प्रॉब्लम क्या थी कि भारत में अंग्रेज शासन कर रहे हैं और उन अंग्रेजों के कुछ वर्कर जो हैं या कुछ उनके जो वर्कर्स के हेड जो हैं वो मोस्टली रिलेट तो ब्रिटेन से करते थे, लेकिन वो ब्रिटेन जाना पसंद नहीं करते थे। अब जब वो ब्रिटेन जाना पसंद नहीं करेंगे तो उन्होंने क्या किया, अब भारत में रहने का निर्णय किया और भारत में रह करके भारत के ही किसी महिला से शादी की और यहीं पर रहने का निर्णय लिया। अब वो व्यक्ति जनरली ब्रिटेन से बिलोंग करता था, शादी इंडिया में करता है और वो यहां पर फैमिली लेकर के रह रहा है। तो क्या हुआ, उस फैमिली के साथ वो इंडिया में रह तो रहा था, और अब जो वो दोनों यहां पे रह रहे हैं उनके होने वाले जो बच्चे होंगे वो बच्चे एंग्लो इंडियन के रूप में कैलकुलेट होंगे। और ये प्रावधान 1911 में जो भारत की पहली जनगणना हुई उस जनगणना में हमने कर दिया। लेकिन जब ये स्पेशल ब्रिटेन से संबंधित बात आई तो उस टाइम की एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने सरकार को फेस करनी पड़ी। और क्या सरकार को क्या फेस करना पड़ा सेंसस में कि जो यूरोपियंस कंपनी ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रही है वो तो ब्रिटिश हो गई या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, लेकिन क्या भारत में ऐसे रहने वाले व्यक्ति ब्रिटिश ही थोड़ी ना है। भारत में तो अदर भी तो यूरोपियन कंपनी निवास कर रही थी, भारत में अदर भी यूरोपियन कंपनी आई हुई है, और उन यूरोपियन कंपनियों में मोस्टली पुर्तगीज भी थे, डच रहे हो, डैनिश रहे हो या आपका स्वीडिश रहे हो, वो सारी यूरोपियन कंपनियां जो थी वो भारत में व्यापार कर रही थी, और उनके भी कुछ वर्कर ऐसे थे जिन्होंने इंडिया में लड़कियों इंडियन लड़कियों से शादी की और यहीं पर रहने का निर्णय लिया। तो अब उनके होने वाले बच्चे भारत की जनगणना में अगर काउंट होंगे तो उन व्यक्तियों के लिए स्पेशल एक वर्ड निकाला गया जिस वर्ड का मतलब था एंग्लो इंडियन।
याद रखना, पापा जो थे या पिता जो था वो ब्रिटेन से ही नहीं, याद रखना उसके अंदर क्या करेक्शन कर दिया गया कि एंग्लो इंडियन में केवल ब्रिटेन से नहीं होगा पापा, पापा जो था वो यूरोप से होगा। ये आपको ध्यान रखना है। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी गलत अवधारणा है, क्या कि एंग्लो इंडियन वर्ड में एंग्लो वर्ड का मतलब हम केवल ब्रिटेन ले लेते हैं, जो कि गलत है। भारतीय संविधान में भी अब लिखा हुआ है, वो मैं अभी थोड़े आगे बता दूंगा कौन सा आर्टिकल है। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि एंग्लो इंडियन में केवल जो पिता का संबंध है वो अंग्रेजों से या ब्रिटिश से नहीं है, वो प्रॉपर यूरोप से है। चाहे वो आपका स्पेनिश रहे हो, डच रहे हो, पुर्तगीज रहे हो या जर्मनी से रहा हो, कोई भी व्यक्ति है जिसने इंडिया में इंडियन लड़की से शादी की और यहां पर उनके जो बच्चे होंगे वो एंग्लो इंडियन की श्रेणी में रखे जाएंगे। अब ये अवधारणा तो हमारे बीच चल रही थी 1911 की जनगणना में, और एंग्लो इंडियन की जनगणना अलग से होने स्टार्ट हो गई। अब जब ये जनगणना अलग से होनी स्टार्ट हुई तो आप ध्यान रखेंगे इस जनगणना को हम करते चले जा रहे थे, लेकिन ये जनगणना 1947 तक तो हम मानेंगे कि भाई ब्रिटेन का राज था और उन्होंने इंडिया में ये सारा ड्रामा रचा। लेकिन अब 1947 के बाद 1949 में संविधान बनकर के तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 से भारत का अलग से संविधान लागू हो गया। अब जब ये संविधान भारत का लागू हो जाएगा तो क्या इन एंग्लो इंडियन को संविधान में भी दर्जा दिया गया? तो उस टाइम के जो संविधान के हमारे निर्माता थे, लाइक जवाहरलाल नेहरू रहे होंगे, भीमराव अंबेडकर रहे होंगे, या राजेंद्र प्रसाद थे, राधा कृष्णन थे, साथ में उसी संविधान निर्माताओं में कुछ एंग्लो इंडियन भी रहे होंगे। और जब उन्होंने संविधान को बनाना स्टार्ट किया तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 366, याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जो है वो 366 का क्लोज 2, याद रखेंगे 366 का क्लोज 2 आर्टिकल जो है उसमें एंग्लो इंडियन की एक स्पेशल अवधारणा दी और उसमें थोड़ा सा क्या चेंजमेंट किया। जो 1911 में जनगणना में एंग्लो इंडियन वर्ड आया था उसकी एक विशेषता थी, याद रखना क्या विशेषता थी कि एंग्लो इंडियन वो व्यक्ति हो सकता है जिसका रक्त जो है वो मिश्रित है। याद रखेंगे प्योर ब्लड वाला व्यक्ति एंग्लो इंडियन नहीं हो सकता। मतलब मम्मी पापा अगर दोनों ब्रिटेन से हैं या मम्मी पापा दोनों यूरोप से हैं या मम्मी पापा दोनों भारत से हैं तो होने वाले बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो मिश्रित नहीं होगा। तो 1911 जनगणना में किन व्यक्तियों को काउंट किया गया था? याद रखेंगे जिनका ब्लड ग्रुप या ब्लड जो है वो मिश्रित है। अब मिश्रित भी दो टाइप से हो सकता है एंग्लो इंडियन में, पापा यूरोप से रहा हो, माता का संबंध भारत से रहा हो, होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप मिश्रित होगा। लेकिन याद रखना पापा भारत से हो और मम्मी का संबंध यूरोप से हो तो भी ब्लड क्या हो गया? बच्चे का मिश्रित हो गया। लेकिन यहां पर जो दो ब्लड मिश्रित का एग्जाम्पल आपने देखा उसमें से एक ब्लड ग्रुप के मिश्रण को मान्यता नहीं दी गई थी, यानी मम्मी अगर यूरोप से है और पापा भारत से है तो याद रखेंगे उसको एंग्लो इंडियन में काउंट नहीं किया जाता। ये ध्यान रखना, हमारे माइंड में बहुत क्वेश्चन आता है ये कि याद रखेंगे, बहुत हम सुनते भी हैं कि वो व्यक्ति जिसके मम्मी पापा एक का संबंध ब्रिटेन से और एक का संबंध भारत से हो। नहीं, गलत है ये। याद रखना आर्टिकल 366 में भी अब इसका प्रावधान कर दिया गया क्लॉज 2 में। याद रखेंगे कि रक्त जो मिश्रण है उसमें केवल पिता या उनके जो दादा हैं या परदादा हैं, याद रखना उनके पापा या आगे चलते रहे, यानी सीधा है अगर मेल वाली कैटेगरी को लेके चले तो उसका संबंध यूरोप से होना चाहिए। याद रखेंगे मेल भारत से लाई नहीं करेगा।
अब ये रक्त मिश्रण वाला बात तो समझ आ गई, लेकिन जब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 366 में लिखा गया क्लॉज 2 में, तो उसके अंदर भी एक बात स्पेशल लिख दी गई, अगर वो रक्त मिश्रण लिखते तो उसमें दिक्कत आती कि मम्मी पापा, अगर पापा भारत से हो तो क्या होगा। तो उन्होंने एक टेक्निकल बात में लिखा या टेक्निकल वर्ड में लिखा, क्या लिखा कि आर्टिकल 366 के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति का पिता या उनके दादा की बात करें या परदादा की बात करें, और ये अगर कंटिन्यू में चलता रहे केवल मेल कैटेगरी, और इनका संबंध अगर यूरोप से है, तो ध्यान रखेंगे वो व्यक्ति एंग्लो इंडियन में काउंट होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर मम्मी की बात की जाए या माता की बात की जाए, उसका संबंध भारत से ही होना चाहिए। मम्मी के लिए कोई आपका छूट नहीं दी गई, मम्मी भारत से होंगी, लेकिन पिता की बात करें, दादा की बात करें या परदादा की बात करें, उनका संबंध कहां से होना चाहिए? यूरोप से। ये हमारे आर्टिकल्स में ध्यान रखना, कौन सा आर्टिकल है? 366 का क्लॉज 2 में ये बात लिखी हुई है। अब ये तो चीज हमें समझ आ गई कि आर्टिकल्स 366 के अकॉर्डिंग एंग्लो इंडियन होता कौन है। एंग्लो इंडियन समझ आ गया कौन होता है, कौन होगा। ध्यान रखना, मैं फिर बता देता हूं, मम्मी पापा में से केवल पिता का संबंध यूरोप से है, मम्मी इंडिया से होनी चाहिए, और फिर बता दूं संबंध यूरोप से है, ना कि ब्रिटेन से। अब क्या होता है, अगर जब 1947 में हम कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे होते हैं, और उस टाइम पर ऐसा तो नहीं है कि भारत आजाद हो जाएगा, और एंग्लो इंडियन जो थे, यानी कि वो व्यक्ति जिनके पापा या मम्मी जो थे, वो एक पापा यूरोप से, मम्मी भारत से, उनके होने वाले बच्चे यहां से चले गए होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उन व्यक्तियों ने भी इंडिया में रहने का स्टे किया, और जब इंडिया में रहने के लिए वो यहां पर ही स्टे करेंगे, तो उन व्यक्तियों के लिए एक स्पेशल प्रावधान या स्पेशल कैटेगरी बनाई जाएगी, याद रखेंगे, और उसको हम बोल देंगे एंग्लो इंडियन। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1947 के बाद, ध्यान रखेंगे, अगर मैं 1947 की बात करूं, तो 1947 के बाद एंग्लो इंडियन की भारत में जनगणना नहीं कराई गई। याद रखेंगे, आज हमें 2020 में बिलोंग कर रहे हैं, याद रखना 1947 के बाद भारत में एंग्लो इंडियन की जनगणना नहीं होती। तो अब ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि भारत में वर्तमान में कितने एंग्लो इंडियन हैं। वो 2 लाख भी हो सकते हैं, 3 लाख भी हो सकते हैं, 5 लाख तक हो सकते हैं, क्योंकि जनगणना होती नहीं है। तो याद रखना, अगर होती भी होगी तो क्रिश्चियन के साथ हो जाती होगी, लेकिन प्रॉपर जनगणना के अंदर एंग्लो इंडियन की जनगणना नहीं होती। अब यहां से 47 के बाद अगर मैं बात करूं कि जनगणना नहीं हो रही है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि भारत में एंग्लो इंडियन की लास्ट जनगणना कब की गई थी? ये आप सब जानते भी होंगे, और अगर नहीं जानते हो तो मैं भी बता देता हूं। भारत में याद रखना, जनगणना हर 10 साल बाद होती है। अब 2021 की होनी स्टार्ट होनी थी, लेकिन अब कुछ मजबूरियां हैं जिनके कारण उस जनगणना को अप्रैल से स्टार्ट करना था, और अप्रैल से स्टार्ट ना करते हुए अब आगे पोस्टपोन, थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया है। 2021 में जनगणना होगी। याद रखेंगे, जनगणना भारत में हर 10 साल बाद होती है। इससे पहले 2011 में हुई होगी, यानी भारत में एंग्लो इंडियन सबसे पहले जनगणना में कब काउंट हुए? 1911 में। 1911 के बाद कब हुए होंगे? 21 में हुए होंगे, 31 में हुए होंगे, 41 में हुए होंगे, अरे 1951 में भी हुए होंगे, है ना? नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि 47 के बाद जनगणना 51 की होगी, जो हम कैलकुलेट करेंगे जरूर, लेकिन बैन कर दिया गया कि एंग्लो इंडियन कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे, उनको गिना नहीं जाएगा। तो लास्ट जनगणना कौन सी हुई एंग्लो इंडियन के लिए? 1940 वाली। अब 1940 वाली जनगणना जो थी, वो एंग्लो इंडियन के लिए लास्ट थी। अब बात करते हैं 366 के क्लॉज 2 में और क्या लिखा हुआ है। 366 के क्लॉज 2 में एक चीज और लिखी हुई है कि यहां पर जो एंग्लो इंडियन हैं,
उन एंग्लो इंडियंस के अगर मैं माता की बात करूं या पिता की बात करूं तो आप ध्यान रखेंगे उनके माता या पिता जो हैं वो भारत में अस्थायी रूप से ना आए हों। ये आर्टिकल 366 के क्लॉज 2 में लिख दिया। यानी सबसे पहले तो हमने क्या लिखा कि पिता दादा परदादा है, उनमें मेल कैटेगरी कहां से, मेल कहां से होने चाहिए, यूरोप से, माता इंडिया से होगी, कंफर्म है। साथ में 1947 के बाद हम जनगणना नहीं करते आ रहे हैं तो संख्या का कैलकुलेशन हम नहीं बता सकते या संख्या नहीं बता सकते कि वो संख्या में कितने हैं। एक चीज और 366 के क्लॉज 2 में क्या लिखी हुई है कि माता या पिता जो हैं वो भारत में, ध्यान रखना, अस्थायी रूप से ना आए हों। अब अस्थायी का मतलब क्या होता है, क्योंकि ध्यान रखेंगे 366 के क्लॉज 2 में बहुत ही टेक्निकल शब्दों में लिखा हुआ है और वो टेक्निकल में क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि माता पिता अस्थायी रूप से ना रहे हों। इनका मतलब ऐसा नहीं है कि भारत में आया यूरोप का कोई व्यक्ति इंडियन लड़की से शादी की, 2 महीने रुके, बाद में चले गए, एक बच्चा यहां छोड़ गए। लेकिन वो ध्यान रखना वो जो बच्चा है वो इंडिया में एंग्लो इंडियन के रूप में कैलकुलेट नहीं होगा। ध्यान रखना वो भारत में रहने के लिए आए हो, भारत में स्थायी रूप से और निवास करने के लिए अगर इरादे से वो आए होंगे तो ध्यान रखेंगे उनको भारत में एंग्लो इंडियन का दर्जा दिया जाएगा। अब यहां पे एक चीज मैं और बता देता हूं कि वो बेशक मम्मी पापा 1947 में वापस भी चले गए हो, हमें उनसे लेना देना नहीं है, वो टेक्निकल एस्पेक्ट है। याद रखें यहां पे हमने कह तो दिया कि वो अस्थायी रूप से ना आए हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वो भारत में आए, यहां पर बच्चे पैदा हुए, लेकिन 1947 में जब भारत आजाद हो जाता है तो वो वापस चले गए होंगे। वो स्पेशल एस्पेक्ट है, उसके बारे में हमें ना तो इसमें लिखा हुआ है और ना ही ध्यान रखना उसके बारे में हम जानेंगे। अब यहां से आर्टिकल 366 में उन व्यक्तियों को संरक्षण दिया जाएगा, ये तो हमने पढ़ा। लेकिन अब एक चीज और है, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग एंग्लो इंडियन व्यक्तियों को संविधान में आरक्षण भी दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर रिजर्वेशन है ना कुछ स्पेशल जातियों के लिए, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उनका रिजर्वेशन जैसे हर 10 साल के लिए रिन्यू किया जाता है या 10 साल के लिए होता है फिर 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है, ऐसे ही भारत में एंग्लो इंडियन के लिए भी हर 10 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ाया जाता है। अब जब ये रिजर्वेशन बढ़ाया जाएगा तो हमारे संसद में जो रिप्रेजेंट करेंगे, क्या वो एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंट करते हैं संसद में? यस, भारतीय संसद की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है भारतीय संसद के अंदर आर्टिकल 331 में याद रखेंगे रिजर्वेशन है एंग्लो इंडियन का, और संसद में संविधान के आर्टिकल नंबर 333 के अकॉर्डिंग भी एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन है। अगर मैं आर्टिकल 331 की बात करूं तो लोकसभा में रिजर्वेशन दिया गया है, रिजर्व किया गया है उनको, और आर्टिकल 333 के अकॉर्डिंग विधानसभा में रिजर्व किया गया है। अब भारतीय संविधान का आर्टिकल 331 जिसमें क्या कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति भारतीय लोकसभा के अंदर, संसद में लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन सदस्य जो है वो मनोनीत कर सकता है। ये ध्यान रखना, ये एक अपवाद है। क्या एक्सेप्शनल केस क्या बनेगा, याद रखना क्या अपवाद है। आप जानते हो भारत की लोकसभा एक निर्वाचित सदन होता है, लोकसभा जो है उसका निर्वाचन होता है, लेकिन उसमें भी याद रखेंगे मनोनयन होता है, मनोनीत सदस्य होते हैं 2। क्यों होते हैं? क्योंकि ध्यान रखना एंग्लो इंडियन सदस्य संख्या में एक तो कम है, अगर उनको चुनाव लड़ाया जाएगा तो सिंपल है वो चुनाव जीत के नहीं आ सकते। इसलिए जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया तो उसमें पहले से ही लिख दिया कि 2 सदस्य अगर राष्ट्रपति संतुष्ट है उनकी संख्या से, उन व्यक्तियों से, तो उन 2 व्यक्तियों का निर्वाचन जो है वो कहां कर देगा, लोकसभा में।
ऐसा ही हर राज्य की विधानसभा में भी एक एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनीत हो सकता है। वो कौन करेगा भाई? अगर मैं यहां पे बात करूं तो सीधा ध्यान रखना, यहां पे आर्टिकल 331 के अकॉर्डिंग तो राष्ट्रपति संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन अगर आर्टिकल 333 की बात करूं तो यहां पर उस राज्य का गवर्नर या राज्यपाल, ध्यान रखेंगे, संतुष्ट होना चाहिए कि उस राज्य के अंदर एक व्यक्ति को एंग्लो इंडियन के रूप में मनोनीत कर दे। अब यहां से उन व्यक्तियों का मनोनीत करना कैसे तय होता है, यह हमने थोड़ा सा देखा। याद रखना, राष्ट्रपति के लिए तो एक ही कंडीशन है, क्या? राष्ट्रपति अगर खुद संतुष्ट है तो दो व्यक्तियों को, ध्यान रखेंगे, वो कहां पर लोकसभा में मनोनीत कर देगा। लेकिन यहां पर राज्य के राज्यपाल के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, एक प्रॉब्लम आ जाती है। क्या? सबसे पहले तो राज्यपाल उस व्यक्ति को, एंग्लो इंडियन को, मनोनीत तब कर सकता है जब उस राज्य में उसे पता हो क्या उस राज्य में एंग्लो इंडियन कुछ व्यक्ति या सदस्य प्रेजेंट कर रहे हैं एंग्लो इंडियन को, या कुछ व्यक्ति एंग्लो इंडियन के रूप में वहां रह रहे हैं। और एक चीज और, अब मुश्किल क्या आती है राज्यपाल के लिए, क्योंकि भारत की जनगणना जो है वो उन्हें काउंट करके बताती नहीं है कि इस राज्य में इतने एंग्लो इंडियन है। अब सोच के देखिए, अगर वो कैलकुलेट करके उनको बताया नहीं गया तो राज्यपाल के लिए तो बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और रहा हमारा विपक्ष, तो याद रखेंगे, अभी मैं पीछे की बात करूं तो अपने कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में राज्यपाल जो थे वो एंग्लो इंडियन के लिए, वहां पर कर्नाटक में सदस्य हैं एंग्लो इंडियन, व्यक्ति हैं, बहुत सारे फैमिलीज हैं वहां पे। अब वहां से व्यक्ति को विधानसभा में रिप्रेजेंट कराना था, एक व्यक्ति को नॉमिनेट करना था। राज्यपाल करने के लिए वहां पर पहुंचे कि इस व्यक्ति को मैं कर देता हूं, क्योंकि राज्यपाल खुद संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन हमारा विपक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। ऐसा ही झारखंड में हुआ। झारखंड में भी ध्यान रखना, राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर रहा था, विपक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने मामला निरस्त कर दिया, क्योंकि वहां पे उस व्यक्ति को ये जरूर आपका सिद्ध करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि उनकी मेल जो चेन रही, यानी कि पिता, दादा, परदादा वो यूरोप से रहे होंगे, ये सिद्ध करना जरूरी है। और अगर ये सिद्ध हो जाता है तो राज्यपाल क्या कर देगा? उसको मनोनीत कर देगा। तो सबसे पहले तो ये उस राज्य में आप मनोनीत करेंगे राज्यपाल जहां पे, याद रखेंगे, उनकी संख्या होगी। सेकंड, यहां पे ध्यान रखना, उसके लिए बहुत सारी राज्यपाल के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि राज्यपाल को यह पता नहीं होता कि वो उस राज्य में संख्या में कितने हैं। तो अब यहां से हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो आर्टिकल 331 लोकसभा में 2 करते हैं, राज्य की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य हो सकता है। मैं आपको लास्ट में जाते जाते एक चीज और बता देता हूं, क्या? ध्यान रखना, फिर बता दूं, एंग्लो इंडियन के बारे में गलत अवधारणा नहीं पालनी है। हम कई बार क्या करते हैं, कई बार कुछ महिलाएं भी हैं जो यूरोप से बिलोंग करती थी और पापा भारत से थे, उन्होंने भारत में आकर के क्लेम करने की कोशिश भी की कि हमें भी एंग्लो इंडियन का दर्जा दीजिए, आप हमारे बच्चों को एंग्लो इंडियन का दर्जा दीजिए। तो याद रखेंगे, एंग्लो इंडियन का दर्जा उन्हें नहीं दिया जाएगा। बस ध्यान रखेंगे, जो मेल चेन है वो ब्रिटेन से नहीं, यूरोप के किसी भी देश से हो सकती है, चाहे वो स्पेन से रहे हो, पुर्तगाल से रहे हो, कहीं से भी यूरोप से बिलोंग करना चाहिए, चाहे जर्मनी से रहे हो। अब यहां पे प्रेजेंट अगर मैं बात करूं 2020 में, तो आप ध्यान रखेंगे 2014 से लोकसभा के अंदर 2 व्यक्ति जो हैं एंग्लो इंडियन के रूप में मनोनीत किए भी गए हैं। हमारे राष्ट्रपति ने उनको मनोनीत किया, और वो कौन कौन से हैं मैं बता देता हूं। सबसे पहले अगर मैं उस व्यक्ति की बात करूं कि जो आपका लोकसभा में मनोनीत है, तो व्यक्ति का नाम ध्यान रखेंगे, जॉर्ज बेकर। याद रखेंगे, जॉर्ज बेकर जो है वो भारत के अंदर प्रेजेंट टाइम पे लोकसभा में मनोनीत सदस्य हैं। अब ये मनोनीत सदस्य हैं, किसने मनोनीत किए? राष्ट्रपति करेगा भारत का, सिंपल, हम पढ़ चुके हैं। और ये अगर कौन है ये व्यक्ति, तो मैं आपको बता दूं, जॉर्ज बेकर जो हैं वो एक पेशे से एक्टर हैं और कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, बंगाली एक्टर हैं।
सेकंड अगर मैं व्यक्ति की बात करूं तो सेकंड व्यक्ति कौन है, याद रखेंगे रिचर्ड हे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं ये भारत के। और याद रखेंगे रिचर्ड हे को भी, इन दोनों को 2014 में मनोनीत किया था भारत के राष्ट्रपति ने। और ये जो व्यक्ति हैं वो एक इकोनॉमिस्ट हैं और ये केरल से बिलोंग करते हैं, याद रखेंगे। और रिचर्ड हे केरल से बिलोंग करते हैं और जॉर्ज बेकर जो हैं वो कहां से हैं, पश्चिम बंगाल से। तो प्रेजेंट टाइम पर हमारे पास 2 एंग्लो इंडियन सदस्य हैं जो लोकसभा में राष्ट्रपति ने मनोनीत किए हुए हैं। हालांकि बाद में इन दोनों व्यक्तियों ने, याद रखेंगे, बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये इनका पर्सनल मामला है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।